बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया की फौज हसास शहर मनबिज में दाखिल, कुर्दों की हिफाजत के लिए महाज जंग पर तैनात कर दिया गया। अमेरिका ने तुर्की पर लगाई पाबंदियां, ट्रंप ने कहा कुर्दों की हिफाजत बशार और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान, कहा आईएस फाइटर्स को भागने नहीं देंगे। अमेरिका पाबंदियां हटाए तो न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत कर सकते हैं, हसन रूहानी ने की पेशकश। इमरान खान ईरान के बाद सऊदी अरब पहुंचे, तनाव कम करने की कोशिशों पर बातचीत। मिडिल ईस्ट में बहरानों के बीच पुतिन सऊदी अरब से यूएई पहुंचे, क्राउन प्रिंस से मुलाकात। कश्मीर में पोस्ट पेड कनेक्शन बहाल करने के बाद एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई, लैंडमाइन धमाके में फौजी हालात। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरी औरतों का एहतजाज, फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी गिरफ्तार। अयोध्या केस का फैसला 4 या 5 नवंबर को सुनाया जाएगा, चारशंबे को सुनवाई का आखिरी दिन। हिंदू फरीक ने कहा तारीखी गलती सुधारी जाए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया की सरकारी फौजें कुर्दों की आबादी वाले हसास शहर मनबिज में दाखिल हो गई हैं। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दों के खिलाफ तुर्की के ऑपरेशन के छठे दिन ये फौजें मनबिज जैसे अहम शहर में दाखिल हुई। तुर्की का ऑपरेशन शुरू होने के बाद कुर्दों ने अपने बचाव के लिए सीरिया की बशार अल असद हुकूमत से मदद मांगी, क्योंकि अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया और अपने सिपाहियों को वहां से हटा लिया। हालांकि कुर्द फाइटर्स ने अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मनबिज में मकामी ओहदेदार ने तस्दीक की कि सीरिया की फौजें शहर में दाखिल हो गई हैं और उन्हें महाज जंग पर तैनात किया गया है। मनबिज को 2016 में आईसिस से आजाद कराया गया था। तब से वहां पर कुर्दों की फौज एसडीएफ का कंट्रोल था, जिसे अमेरिका की ताईद हासिल थी। इससे पहले सीरिया की फौजें तबका, एन ईसा, तलतमर और दूसरे शहरों में दाखिल हुई। तलतमर रासलाइन से 35 किलोमीटर दूर है, जहां पर तुर्क फौजों का कंट्रोल हो गया है। अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ मौशी पाबंदियां लगा दी हैं। नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के लीडर तैयब एर्दोगान से फोन पर बातचीत की और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तुर्की के ऑपरेशन के जवाब में अमेरिका ने तुर्की की 2 वजारतों और 3 सीनियर सरकारी ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दों की हिफाजत की जिम्मेदारी सीरिया के सदर बशार अल असद की हुकूमत और मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों पर है, अमेरिका पर नहीं, जो सीरिया से 7000 मील दूर है। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि सीरिया और असद को चाहिए कि वो कुर्दों की हिफाजत करें और अपनी जमीन के लिए तुर्की से लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फौजी जनरल से कहा है कि हमें क्यों सीरिया और असद के लिए लड़ना चाहिए, जो हमारे दुश्मन हैं। कुर्दों की हिफाजत में जो भी सीरिया की मदद करेगा उसे मैं अच्छा समझूंगा, चाहे रशिया हो, चाइना हो या पुतिन हो। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा काम करेंगे। हम तो 7000 मील दूर हैं। चाइना ने तुर्की से कहा है कि वो अपनी फौजी जारहियत बंद करे और सियासी हल के लिए सही रास्ता अपनाए। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीरिया की आजादी, इत्तेहाद, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम होना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की के फौजी ऑपरेशन की वजह से 2,75,000 लोग बेघर हुए हैं, इसमें 70,000 से ज्यादा बच्चे हैं। कुर्दों ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में गैर मुल्की मदद बंद हो गई है।
इस दौरान सीरिया में तुर्की के हमले की वजह से वोक्सवैगन कंपनी ने तुर्की में अपनी एक नई फैक्ट्री कायम करने के फैसले पर अमल को टाल दिया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो आईएस फाइटर्स को नॉर्थ ईस्ट सीरिया से फरार होने नहीं देंगे। एक एडिटोरियल लिखते हुए उन्होंने मगरबी मुल्कों के अंदेशों को दूर करने की कोशिश की। एर्दोगान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हुए कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी आईएस फाइटर नॉर्थ ईस्ट सीरिया छोड़कर ना जा सके। उन्होंने मगरबी मुल्कों पर दोगलेपन का इल्जाम लगाया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अपने फौजी ऑपरेशन को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे। एर्दोगान ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फैसला कुन जीत हासिल करने तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम धमकियों की परवाह नहीं करते और ऑपरेशन जारी रखेंगे। हम वो काम खत्म करेंगे जिसे हमने शुरू किया। एर्दोगान ने तुर्की के ऑपरेशन पर तनकीदों के लिए यूरोपीय यूनियन और अरब लीग को निशाना बनाया। तुर्की ने कहा कि वो आईएस मिलिटेंट्स की जेल तोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुर्की के वजीर दिफा हेलुसी आकार ने कहा कि हमारे ऑपरेशन वाले इलाके में एक जेल है जहां पर आईएस मिलिटेंट्स को रखा गया था। जब हम वहां गए तो उसे खाली पाया। इस दौरान तुर्की के सीनियर ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया है कि कुर्द मिलिटेंट्स ने जानबूझकर आईएस कैदियों को जेल से छोड़ दिया। रासलाइन से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि कुर्द फाइटर्स तुर्की के सिपाहियों का मुकाबला कर रहे हैं। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई जो लंदन से काम करती है। सीरिया में तैनात अमरीकी सिपाहियों में यह एहसास पाया जाता है कि अमरीका ने कुर्दों को धोखा दिया है। सीएनए ने इस हवाले से कई अमरीकी सिपाहियों से बातचीत की। कतर ने सीरिया में तुर्की के ऑपरेशन का बचाव किया है और कहा कि तुर्की को खतरा है जिस पर वो कार्रवाई कर रहा है। कतर के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने दोहा में ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम की एक मीटिंग में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम इस ऑपरेशन के लिए तुर्की को जिम्मेदार नहीं समझते। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट सीरिया के हालात पर फिक्र है। उन्होंने तमाम फरीकों से कहा कि वो पुरअमन तरीकों से मसाइल हल करें। इस दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए तुर्की के फौजी मकसदों के बारे में बताया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह ऑपरेशन इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया में तैनात तकरीबन 1000 अमरीकी फौजियों को मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे मकाम पर पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में किसी भी वक्त सरकारी ऐलान किया जा सकता है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि उनका मुल्क न्यूक्लियर बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है बशर्ते कि अमरीका तमाम पाबंदियां हटाए। रूहानी ने तेहरान में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पर पाबंदियां हटाई गई तो हम बड़ी ताकतों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया था और इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ फिर से सख्त पाबंदियां लगा दी थी। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बातचीत के जरिए खिते के तमाम मसाइल हल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब और खिते के तमाम मुल्कों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे के बारे में पूछे जाने पर रूहानी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने खिते के मौजूदा मसाइल पर बातचीत की। इमरान खान सऊदी अरब के दौरे से पहले ईरान का नुक्ता नजर जानना चाहते थे। इस दौरान इमरान खान सऊदी अरब पहुंचे जहां उन्होंने सऊदी हुक्मरानों के साथ बातचीत की। पता चला है कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात और तनाव दूर करने के मिशन पर हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के बाद यूएई का दौरा किया। उन्होंने ये दौरा एक ऐसे वक्त किया है जब मिडिल ईस्ट में कई मसाइल पाए जाते हैं और सीरिया में तुर्की का फौजी ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा यमन बहरान भी बरकरार है जिसमें यूएई काफी सरगर्म है। पुतिन ने अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से मुलाकात की और कई आपसी इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत की। इस मौके पर पुतिन ने यूएई को अपना करीबी पार्टनर करार दिया। रशिया के लीडर ने 12 साल बाद यूएई का दौरा किया है। इससे पहले पुतिन ने सऊदी हुक्मरानों के साथ खिते के मसाइल के बारे में बातचीत की। रशियन हुकूमत के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुतिन और शाह सलमान ने दोनों मुल्कों के बीच फौजी और तकनीकी ताउन के बारे में तफसील से बातचीत की। इस दौरान खबर है कि दोनों मुल्कों के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सिलसिले में भी बात हुई। दोनों मुल्कों ने पेट्रोलियम और दूसरे शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए।
ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने बैन पार्लिमानी यूनियन में फलस्तीनियों के मसले को उठाने की कोशिश की। लारिजानी ने पार्लिमानी यूनियन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। ये मीटिंग सर्बिया के दारुल बेलग्रेड में हुई। लारिजानी ने कहा कि पार्लिमानी यूनियन को फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए क्योंकि फलस्तीन को मुस्लिम दुनिया के बेशुमार दूसरे मसाइल की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है। दुनिया भर से वक्त गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया की फौज हसास शहर मनबिज में दाखिल। कुर्दों की हिफाजत के लिए महाज जंग पर तैनात कर दिया गया। अमेरिका ने तुर्की पर लगाई पाबंदियां। ट्रंप ने कहा कुर्दों की हिफाजत बशार और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान। कहा आईएस फाइटर्स को भागने नहीं देंगे। अमेरिका पाबंदियां हटाए तो न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत कर सकते हैं। हसन रूहानी ने की पेशकश। इमरान खान ईरान के बाद सऊदी अरब पहुंचे। तनाव कम करने की कोशिशों पर बातचीत। मिडिल ईस्ट में बहरानों के बीच पुतिन सऊदी अरब से यूएई पहुंचे। क्राउन प्रिंस से मुलाकात। कश्मीर में पोस्ट पेड कनेक्शन बहाल करने के बाद एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई। लैंडमाइन धमाके में फौजी हालात। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरी औरतों का एहतजाज। फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी गिरफ्तार। अयोध्या केस का फैसला 4 या 5 नवंबर को सुनाया जाएगा। चारशंबे को सुनवाई का आखिरी दिन। हिंदू फरीक ने कहा तारीखी गलती सुधारी जाए। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को जापान में तूफान से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 66 हो गई है। ओहदेदारों ने जिंदा बच जाने वालों की तलाश की उम्मीदें छोड़ दी हैं। तूफान के बाद से 15 लोगों को लापता बताया गया है। कोई 200 लोग जख्मी हुए हैं। वजीर आजम शिंजो एबे ने वार्निंग दी है कि इस तूफान के मईशत पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। हजारों लोग अभी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है जिसने हफ्ते को एक ब्लैक औरत को उसके बेडरूम में गोली मार दी थी। टेक्सास पुलिस ने ट्विटर पर यह बात बताई। मारी गई औरत की पहचान एनाटालिया जेफरसन की हैसियत से की गई है। पुलिस ने एक पड़ोसी की तरफ से इमरजेंसी कॉल पर वहां पहुंचकर यह कार्रवाई की थी। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑफिसर ने इस औरत को देखते ही गोली मार दी। अमेरिकी पुलिस पर कई बार इस तरह की बेरहमी का इल्जाम लगाया गया है। यह भी इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस ऑफिसर्स जो आमतौर पर व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स के बारे में ये बात कही गई कि वो ब्लैक लोगों को निशाना बना रहे हैं। शुरू में पुलिस डिपार्टमेंट ने इस वाकये के बाद कहा था कि ऑफिसर ने उस औरत को खतरा समझा इसीलिए गोली चलाई। इस दौरान मारी गई औरत से यकजहती का इजहार करते हुए कई लोगों ने मोमबत्तियों के साथ जुलूस निकाला। इस मौके पर एहतजाजियों ने इंसाफ नहीं तो अमन नहीं के नारे लगाए।
اسکاٹ لینڈ کو برطانیہ سے الگ کرنے کے لیے ایک تحریک چل رہی ہے. اس سلسلے میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں اسکاٹ لینڈ کے وزیر فائنانس نے کہا کہ ہم ایک آزاد ملک کو افورڈ کر سکتے ہیں. میکسیکو میں ڈرگ ڈیلرز کے ایک حملے میں 14 پولیس آفیسرز ہلاک ہو گئے. اس واقعے میں 3 آفیسرز زخمی بھی ہوئے. پولیس نے بتایا کہ ایک عدالت کے حکم پر عمل کے لیے کارروائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. پولیس کے قافلے پر حملہ کیا گیا. میکسیکو میں اس طرح کی جھڑپیں معمول بن گئی ہیں. برطانیہ کے پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی سے ملاقات کی. شاہی جوڑا پیر کی رات اسلام آباد پہنچا. وہ 4 دن کے پاکستان دورے پر ہیں. انہوں نے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی اور تہذیبی تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی. اس سے پہلے پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن نے ایک گرلز کالج کا دورہ کیا اور وہاں کی لڑکیوں سے بات چیت کی. اس موقع پر کیٹ مڈلٹن پاکستان کا لباس پہنی ہوئی تھیں. بات کرتے ہیں کشمیر کی. حکومت کی طرف سے کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل کنیکشن بحال کرنے کے صرف چند گھنٹوں بعد احتیاطی طور پر SMS سروس بند کر دی گئی. پیر کو 72 دنوں کے بعد کشمیر وادی میں پوسٹ پیڈ سبسکرائبرز کے لیے موبائل خدمات شروع کی گئی تھی لیکن انہیں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں دی گئی تھی. تقریباً شام 5 بجے SMS سروس بھی بند کر دی گئی. اس طرح تقریباً 40 لاکھ سبسکرائبرز کو مایوسی ہوئی. ایک عہدیدار نے بتایا کہ احتیاطی قدم کے طور پر SMS سروس روک دی گئی. وادی میں پیر کی شام ملیٹنٹس نے راجستھان سے تعلق رکھنے والے ایک ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. اس کے علاوہ ایک باغ کے مالک پر بھی حملہ کیا گیا تھا. کشمیر کے نوگام سیکٹر میں ایک زمینی سرنگ دھماکے میں ایک فوجی جوان ہلاک ہو گیا. بتایا گیا کہ اس سپاہی نے اتفاقاً پیٹرولنگ کے دوران لینڈ مائن پر پیر رکھ دیا. دراندازی کو روکنے کے لیے سرحدی علاقوں میں نگرانی سخت کر دی گئی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کی بہن اور بیٹی کو کئی دوسری عورتوں کے ساتھ ایک احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا گیا. کندھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر اور بینرز اٹھا کر ان عورتوں نے احتجاج کی کوشش کی لیکن انہیں روک دیا گیا. یہ لوگ آرٹیکل 370 برخاست کرنے اور جموں کشمیر کو 2 مرکزی علاقوں میں بانٹنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. فاروق عبداللہ کی بہن سریا اور بیٹی صفیہ احتجاج کی قیادت کر رہی تھی. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری عورتیں ملک کی حکومت کے ایک طرفہ فیصلے کی حفاظت کرتی ہیں. انہوں نے شہری حقوق اور بنیادی حقوق بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے دغا کی گئی ہے, ہماری بے عزتی کی گئی ہے, ہمارے حقوق چھینے گئے ہیں. انہوں نے قید کیے گئے تمام لوگوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا. ان خاتون کارکنوں نے کشمیر میں گمراہ کن خبریں دینے کے لیے قومی میڈیا پر تنقید کی. بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کے کیس میں سپریم کورٹ میں سنوائی 4 شنبے کو ختم ہو جائے گی. منگل کو ہندو فریق نے عدالت سے کہا کہ وہ ایک تاریخی غلطی کو سدھارے جس میں ایک غیر ملکی حملہ آور نے لارڈ رام کی پیدائش کی جگہ پر مسجد تعمیر کی. چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت والی بینچ میں پیش ہوتے ہوئے ہندو فریق نے کہا کہ بابر نے یہ تاریخی غلطی کی تھی جسے سدھارنے کی ضرورت ہے. مہنت سریش داس کے وکیل کے پرسارن نے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سابق اٹارنی جنرل ہیں کہا کہ ایک غیر ملکی فاتح اس طرح ہندوستان نہیں آ سکتا. اس کا یہ حال تھا کہ میں شہنشاہ بابر ہوں اور میں ہی قانون ہوں. کئی طاقتور ہندو حکمراں بھی گزرے ہیں لیکن وہ کسی بھی ملک پر حملے کے لیے باہر نہیں گئے. یہ کیس کی سنوائی کا ایک اہم پہلو ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان ایودھیا کی کئی دوسری مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں لیکن ایک ہندو لارڈ رام کی پیدائش کی جگہ نہیں بدل سکتا. پروسارن نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے یہ تاریخی مسجد ہے اور ان کے لیے تمام مسجدیں برابر ہیں. ہندوؤں کا جہاں تک سوال ہے ہم کئی صدیوں سے لارڈ رام کی پیدائش کی جگہ کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. بینچ نے پرسارن سے کئی سوال بھی کیے. ججوں نے پوچھا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی مسجد بن جاتی ہے تو وہ ہمیشہ مسجد رہتی ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جس پر پرسارن نے کہا کہ میں اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بار کوئی مندر ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مندر ہوتی ہے. منگل کو 39ویں دن سپریم کورٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوئی. چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ 4 شنبے کو سنوائی کا 40واں اور آخری دن ہوگا. سپریم کورٹ میں 2010 کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے 14 درخواستیں داخل کی گئیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے 2010 میں ایودھیا کی 2.7 ایکڑ کی اراضی کو 3 فریقوں نرموہی اکھاڑے, وقف بورڈ اور رام للا کے درمیان بانٹ دیا تھا. امکان ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کے کیس کا فیصلہ 4 یا 5 نومبر کو سنا دیا جائے گا.
साबिक वजीर फाइनेंस और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तिहाड़ जेल में गिरफ्तार कर सकती है। चिदम्बरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और पिछले 40 दिन से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अदालत से चिदम्बरम को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने की इजाजत मांग रहा था। खुसूसी जज अजय कुमार ने दोनों दरखास्तें कबूल कर ली, लेकिन कहा कि पहले पूछताछ की जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए 18 अक्टूबर को तलब किया है। इस केस का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी इकबाल मिर्ची के साथ एक डीलिंग से है। इकबाल मिर्ची 1993 के बंबई सिलसिलेवार धमाकों का एक मुलजिम था। ऐसा इल्जाम है कि प्रफुल्ल पटेल ने 2005 में इकबाल मिर्ची की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया की फौज हसास शहर मनबिज में दाखिल, कुर्दों की हिफाजत के लिए महाज जंग पर तैनात कर दिया गया। अमेरिका ने तुर्की पर लगाई पाबंदियां, ट्रंप ने कहा कुर्दों की हिफाजत बशार और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे, तैयब एर्दोगान ने किया ऐलान, कहा आईएस फाइटर्स को भागने नहीं देंगे। अमेरिका पाबंदियां हटाए तो न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत कर सकते हैं, हसन रूहानी ने की पेशकश। इमरान खान ईरान के बाद सऊदी अरब पहुंचे, तनाव कम करने की कोशिशों पर बातचीत। मिडिल ईस्ट में बहरानों के बीच पुतिन सऊदी अरब से यूएई पहुंचे, क्राउन प्रिंस से मुलाकात। कश्मीर में पोस्ट पेड कनेक्शन बहाल करने के बाद एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई, लैंडमाइन धमाके में फौजी हालात। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरी औरतों का एहतजाज, फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी गिरफ्तार। अयोध्या केस का फैसला 4 या 5 नवंबर को सुनाया जाएगा। चारशंबे को सुनवाई का आखिरी दिन, हिंदू फरीक ने कहा तारीखी गलती सुधारी जाए। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।